चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए जिसका नाभिलंब उसके दीर्घाक्ष का एक तिहाई हो। ठीक है बच्चों, तो यह हमें प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों देखो हम क्या लिखेंगे। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम ये कहेंगे कि दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। देखो, तो दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है बच्चों, मैं पहले वो लिख देता हूं आपको। मानक समीकरण, ठीक है बच्चों। दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है वह होता है एक्स की घात 2 बटा वाई की घात 2 प्लस, सॉरी बच्चों, ए की घात 2 और प्लस वाई की घात 2 बटा बी की घात 2 बराबर 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, ए जो होता है वो बी से बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, ये सामान्यतः हो रहा है जो मानक समीकरण में है। ए का मान छोटा भी हो सकता है। अब इस समीकरण में देखो बच्चों, इस समीकरण में जो हमारा दीर्घाक्ष होता है उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। इसमें जो दीर्घ अक्ष होता है बच्चों, है ना, जिसको हम कहते हैं दीर्घ अक्ष या दीर्घाक्ष, दीर्घ अक्ष, ठीक है, या दीर्घाक्ष भी आप बच्चों बोल सकते हो, ये होता है 2a। ठीक है, और लघु अक्ष होता है बच्चों 2b। और यहाँ जो उत्केंद्रता होती है उसे बच्चों हम ई से व्यक्त करते हैं। तो इसमें जो उत्केंद्रता होती है वो भी मैं लिख देता हूँ। उत्केंद्रता, उत्केंद्रता होती है बच्चों यहाँ पर, जिसको हम ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ए बी और उत्केंद्रता में जो संबंध होता है बच्चों वह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो संबंध होता है कि ए स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस ई की घात 2 और बराबर होता है बी की घात 2। ठीक है बच्चों, ये उत्केंद्रता ए बी और उत्केंद्रता तीनों में एक संबंध भी होता है, ये सब जानकारी हमें होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गई इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रश्न में क्या दिया है और हमें किस तरीके से प्रश्न को हल करना है। तो देखो बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता जिसका नाभिलंब, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर नाभिलंब जो है वो भी मैं लिख देता हूँ। तो दीर्घवृत्त का नाभिलंब, ठीक है बच्चों, देखो दीर्घवृत्त, दीर्घ वृत्त का नाभि, नाभिलंब, दीर्घवृत्त का जो नाभिलंब होता है बच्चों वह होता है 2 बी की घात 2 बटा ए। ठीक है, ये दीर्घवृत्त का नाभिलंब होता है। और बच्चों दीर्घ अक्ष जो होता है वो भी मैं लिख देता हूं। देखो दीर्घ अक्ष, या फिर आप कह सकते हो दीर्घाक्ष, दीर्घाक्ष, दीर्घाक्ष होता है बच्चों कितना, 2a। ठीक है, दो बातें दी हुई है। अब देखो, अब हम लिख सकते हैं बच्चों प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार, देखो बच्चों प्रश्नानुसार क्या कहा है प्रश्न ने, उस हिसाब से हम इसको जमा लेते हैं। देखो प्रश्नानुसार कहा गया है कि दीर्घ अक्ष जो है, या फिर यूं कहेंगे बच्चों कि नाभिलंब जो है वो दीर्घ अक्ष का एक तिहाई है। तो देखो नाभिलंब क्या है हमारे पास, नाभिलंब है हमारे पास 2 बी की घात 2 बटा ए। ठीक है बच्चों, और ये एक तिहाई है किसका, एक तिहाई है बच्चों दीर्घ अक्ष का, अर्थात 2a का। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, मैं एक बार और इसको लिख देता हूँ। ये बनेगा 2 बी की घात 2 बटा ए और बराबर ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 2a और बटे में आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, यही बनेगा 2a और बटा 3। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चों 2 से 2 तो आप काट सकते हो, 2 से 2 तो हम लोग काट देते हैं इसको। ये 2 से 2 कट गया बच्चों। ठीक है, अब ए को इधर ले जाओ बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 बी की घात 2 और बराबर हो जाएगा ए की घात 2। इसको बनाते हैं बच्चों हम समीकरण 1। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं, हम जानते हैं, देखो बच्चों मैंने मुख्य अवधारणा में भी सूत्र लिखवा दिया है आपको कि हम जानते हैं ए की घात 2, उसके बाद 1 माइनस ई की घात 2 बराबर किसके होता है, बराबर होता है बी की घात 2 के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो आप, अब ए की घात 2 का मान समीकरण 1 से कितना बनेगा, ये बनेगा 3 बी की घात 2, ये हो जाएगा 1 माइनस ई की घात 2 और बराबर हो जाएगा बी की घात 2। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर बी से बी हम काट सकते हैं। तो बी की घात 2 से बी की घात 2 तो हमारा कट जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम 3 को अंदर गुणा कर लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा 3 और माइनस का हो जाएगा 3 ई की घात 2। ठीक है, और बराबर कितना बचेगा, 1।
अब यहाँ से हम 3 को भी बराबर किधर लाते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा -3 ई की घात 2 और बराबर हो जाएगा 1 - 3। ठीक है, अब देखो बच्चों 1 में से 3 घटा दो आप, तो ये होगा -3 ई की घात 2 और बराबर हो जाएगा -2। तो बच्चों माइनस से माइनस भी यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, और देखो माइनस से माइनस कटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ई की घात 2 और 3 को इधर लाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखो इसका वर्गमूल ले लेंगे बच्चों, तो जो ई होगा वह हो जाएगा वर्गमूल 2/3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास ई का मान है। और सदैव बच्चों याद रखें कि यहाँ ई का मान सदैव क्या होता है, 1 से कम ही होता है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।